नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश में सस्ती बिजली वाली इकाई के बजाय महंगा उत्पादन वाली इकाई में कोयला भेजने पर उठा सवाल। कोयले की कमी से कम बिजली उत्पादन से जूझ रहे मध्य प्रदेश में बिजली महंगी होने की वजह में जनरेशन कंपनी का गलत निर्णय भी शामिल है। मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी की अलग अलग इकाइयों में बिजली उत्पादन की लागत अलग होती है। अब जिस इकाई में सस्ती बिजली बनती है उसकी बजाय महंगी बिजली बनाने वाली इकाई को अधिक कोयला भेजना प्रबंधन के फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। जैसे तैसे रेलवे के कोल रैक मिल रहे हैं जिन्हें कोल प्लांट के करीब स्थापित प्लांट में पहुंचाने की बजाय सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थापित प्लांट में भेजा जा रहा है, जिसकी वजह से कोयले परिवहन के बाद महंगा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब भी 1000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की कमी बनी हुई है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों पर आज से हुई सख्ती। शहर में आयुक्त प्रणाली लागू होने के बाद से यातायात व्यवस्था को बेहतर करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। अभी तक चौराहे पर रेड लाइन के पालन के लिए विभाग अभियान चला रहा था। नियम तोड़ने वालों के चालान भी बनाए गए। अब सोमवार से वाहन चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने वालों पर सख्ती की जाएगी। यातायात विभाग की टीम चौराहे और प्रमुख मार्गों पर नजर रखेगी। जो भी व्यक्ति मोबाइल फोन पर बात करते मिलेगा उस पर चालानी कार्रवाई होगी। अब मध्य प्रदेश में प्री नर्सरी और केजी स्कूल चलाने के लिए लेनी होगी मान्यता। मध्य प्रदेश में अब प्री नर्सरी केजी कक्षाएं संचालित करने के लिए मान्यता लेना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 लागू कर दी है। अब बगैर मान्यता ये केंद्र चलते पाए गए तो संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस नीति के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में नजदीक के 3 से 6 साल के बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा दी जाएगी। इसका उद्देश्य बच्चों को पहली कक्षा के लिए बुनियादी तौर पर तैयार करना है। इन्हें बाल संस्कार केंद्र, शिशु विकास केंद्र या नर्सरी केंद्र के नाम से संचालित किया जाएगा। इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में अतिरिक्त कक्ष बनाए जाएंगे जिन्हें स्कूल की कक्षा की तरह डिजाइन किया जाएगा। पढ़ाने के लिए शिक्षक रखे जाएंगे और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिलवाया जाएगा। 1885 अलग अलग पदों पर निकली है भर्ती, अच्छी मिलेगी सैलरी। मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में 1885 पदों पर भर्तियां निकली हैं, जिसके आवेदन की प्रक्रिया जारी है जो मई तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें NHM MP, आयुष डिपार्टमेंट, सेड मैप और MP भोज यूनिवर्सिटी की भर्तियां शामिल हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं। MP की सहकारी समितियों को लेकर बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला किया है। इसके तहत सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि आर्थिक गड़बड़ियां रोकने के लिए प्रदेश की सभी प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। सहकारी समितियों में आर्थिक गड़बड़ियों के मामलों में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा किसानों को KCC योजना का लाभ देने के सहकारिता अधिकारियों को निर्देश दिए। CM शिवराज की बड़ी घोषणा, 41 सहायक नदियों पर होगा अमृत सरोवर का निर्माण। CM शिवराज ने MP नर्मदा को लेकर बड़ी घोषणा की है। CM शिवराज ने कहा कि हर क्षेत्र में वृहद पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विशेष राज्य की नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। अमरकंटक में कोई नया निर्माण नहीं होगा, यह तपस्वियों की भूमि है, इसका संरक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मध्य प्रदेश ही नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान भी समृद्धि के लिए बहुत हद तक नर्मदा नदी पर निर्भर है। नर्मदा नदी हमारी आस्था एवं श्रद्धा का केंद्र है। मध्य प्रदेश को सिंचाई और पीने का पानी, बिजली इत्यादि नर्मदा नदी ही देती है। PM किसान eKYC अपने मोबाइल से घर बैठे करें। आधार आधारित OTP से KYC प्रक्रिया बहाल। PM किसान के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। अब आपको eKYC के लिए आधार सेवा केंद्रों तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से लिंक है तो आप अपने मोबाइल या लैपटॉप से OTP के जरिए eKYC घर बैठे पूरी कर सकते हैं। PM किसान पोर्टल पर आधार आधारित OTP प्रमाणीकरण कुछ दिन के लिए स्थगित हुई थी, जो अब बहाल हो गई है। इसके अलावा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए आप निकटतम CSC केंद्रों से संपर्क कर सकते हैं।
चेन्नई के सामने इन खिलाड़ियों पर होगी पंजाब को तीसरे हार से बचाने की जिम्मेदारी। इंडियन प्रीमियर लीग के 38वें मैच में वानखेड़े के मैदान पर पंजाब और चेन्नई की टीमें आमने सामने होंगी। पंजाब लगातार 2 मैच हार चुकी है, इसलिए इस मैच में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। पिछले मैच में बल्लेबाजों से सजी टीम केवल 115 रन पर ऑल आउट हो गई थी। टीम उस गलती में सुधार करना चाहेगी। मध्यम क्रम के लिविंगस्टन को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज बड़े स्कोर नहीं बना पा रहा है। अब होगा नुकसान का हिसाब किताब। क्लेम ट्रिब्यूनल की टीम हर्जाना भी वसूलेगी। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुई हिंसा के बाद नुकसान के आकलन के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण का गठन किया था। यह 2 सदस्यीय दावा न्यायाधिकरण अब 26 अप्रैल यानी मंगलवार को खरगोन में उस जगह पर जाएगा जहां रामनवमी के जश्न के दौरान हिंसा भड़की थी। अधिकारियों ने कहा कि यह न्यायाधिकरण नुकसान के आकलन के साथ साथ उन लोगों से हर्जाना भी वसूलेगा जिनकी वजह से यह नुकसान हुआ है। स्थानीय प्रशासन ने सोमवार को यहां कर्फ्यू को लेकर 9 घंटे की छूट दी है। यह छूट सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए दी गई है। यहां अनाज मंडी को भी खोलने की इजाजत दी गई है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से एक मौत हुई। प्रदेश में अभी 70 एक्टिव केस। कोरोना की चौथी लहर की खबरों के बीच मध्य प्रदेश में संक्रमित मरीजों में से एक मरीज ने जबलपुर में दम तोड़ दिया। अभी प्रदेश में करीब 70 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। मृत महिला मरीज का 3 दिन से इलाज चल रहा था। बताया जा रहा है कि जबलपुर में 206 कोरोना संदिग्धों की जांच की गई थी जिसमें कोई भी संक्रमित नहीं पाया गया। लेकिन जो एक्टिव संक्रमित थे उनमें से 70 साल की एक वृद्ध महिला ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए प्राण त्याग दिए। अब जबलपुर में 6 एक्टिव कोरोना संक्रमित मरीज हैं। मृत वृद्धा का कुछ समय से निजी अस्पताल में दूसरी बीमारी का इलाज चल रहा था, लेकिन जांच के दौरान 21 अप्रैल को उन्हें कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करा दिया गया।